फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे और एक टॉपिक जानते हो। फर्स्ट टॉपिक जो है सिलकेरा टनल। यही टनल में ना हादसा हुआ है और 43 आई थिंक 43 या 41 वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और भारत ऐसे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में, समझे। और इस बार जो ये रेस्क्यू हुआ है ये मल्टी एजेंसी रेस्क्यू एफर्ट है, यानी कि बहुत सारे स्टेक होल्डर है इसके साथ, बहुत सारे टीम वर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे जान बचाया जा सकता है। तो इसी को ग्रेट डिटेल में देखने वाले हैं इस एडिटोरियल में हम लोग। 431 देखो कि पूरा दुनिया जो है ना अब मल्टीपोलर ऑर्डर नहीं है, मल्टीपोलर डिसऑर्डर है। हर कंट्री ही अपने आप को सुप्रीम समझ रहा है, समझे। और यूनाइटेड नेशंस तो पूरा बर्बादी हो गया। यदि यूनाइटेड नेशंस सच में अच्छा काम करता तो आज इजराइल और हमास का इशू होता। यदि सच में ही अच्छा काम करता तो क्या रसा यूक्रेन पे अटैक करता? तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूरा फेल्यूर है, ये पूरा टूथलेस बन चुका है। लास्ट वन देखो 432 एपेक्स कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो पिटिशन ले रहा है, जो एडमिट करवा रहा है अपने अंदर, यानी कि जो एंटरटेन कर रहा है पिटिशंस को, वो बहुत ही फ्रिवलियस है, यानी कि कोई खास नहीं है वो। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट बताओ, सुप्रीम कोर्ट में 80,000 तुम्हारा पेंडिंग केसेस है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मैटर को देखे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है, लीगलिटी चेक करना, यदि प्रेसिडेंट बोले एडवाइस देने के लिए तो उस पर काम करना, ये ना एक्चुअल में काम है। एज अ फेडरल कोर्ट के रूप में काम है सुप्रीम कोर्ट का। यदि छोटे छोटे मैटर को उठाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हर चीज़ समझने का प्रयास करेंगे इसमें हम लोग। देखो 430 सिलकारा टनल मल्टी एजेंसी रेस्क्यू एफर्ट सीमलेस कोऑर्डिनेशन। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में 29 नवंबर को, और आज से एडिटोरियल तुम्हारा दिसंबर का स्टार्ट हो गया। देखो तो बात करते हैं क्या हुआ। जानते हो ना टनल, और ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ पे ये हुआ है, करेक्ट। लगभग 17 डेज, लगभग 17 दिन तक हमारे मजदूर लोग फंसे रहे हैं। बात समझे ना। और कितना किलोमीटर का ये तो टनल था, 4.5 किलोमीटर का टनल था, उसमें ट्रैप्ड रहे हैं। एंड जानते हो कि आखिर जो फिनिशिंग जो टच दिया है वो रैट होल माइनर्स ने दिया है, क्योंकि अंदर जाना टेक्नोलॉजी की भी बस की बात नहीं था। एक काफ़ी हद तक वो बना लिया गया था, तुम्हारा जो होल बना लिया गया था, उसी होल से खाना वगैरह सब सप्लाई किया जा रहा था। बट जब रेस्क्यू करने का बात है उसमें टेक्नोलॉजी भी साथ नहीं देगा, उस समय टेक्नोलॉजी भी कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए मेघालय से एक्सपर्ट को बुलाया गया, रैट होल माइनर सबको बुलाया गया, और वो लोग क्या कि वो लोग एक्सपर्टीज हासिल है ये सब चीज़ में। तो देखो वही देखो 4.5 किलोमीटर का टनल था ये सिलकेरा का, उत्तराखंड का, समझे ना। और यहाँ पे इतने फंस गए, और जो हीरोइक फाइनल एक्ट दिया, यानी कि फाइनल जो टच दिया है वो रैट होल माइनर्स लोग थे, और इन्हीं के वजह से 41 जो हमारे वर्कर्स का जान बच पाया है। देखो रेस्क्यू टीम ने क्या किया, 57 मीटर्स ऑफ डेब्रिस को डिग किया, समझे ना, उसको डिग किया। एंड ऑफ दिस लास्ट 12 मीटर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 57 मीटर किया, और अंतिम का जो 12 मीटर था, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी कोई काम का नहीं है, यहाँ से आप टेक्नोलॉजी से डिग ही नहीं कर सकते। यहाँ पे रेट होल माइनर्स ने फाइनल टच दिया है 12 मीटर में, समझे, अंतिम का 12 मीटर। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है भारत में, क्योंकि इस लेवल पे ऑपरेशन शायद ही भारत में कहीं हुआ हो, समझे ना। हमने कर दिखाया है। आगे देख लो, इट इज़ द कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करे तो पॉसिबिलिटी है आपका सक्सेस होने का बहुत बढ़ जाता है। देखो 17 दिन तक लगातार रेस्क्यू एफर्ट्स दिखाना, उसमें अलग अलग डिफरेंट एजेंसी का आना शामिल होना। जैसे देखो एनडीआरएफ तो थे ही, स्टेट का भी अपना टीम तो था ही, साथ में और भी बहुत सारे ओएनजीसी का, देखो ओएनजीसी का एजेंसी से आया था तुम्हारा। ओएनजीसी जानते हो ना, ओएनजीसी हाँ भारत सरकार का पीएसयूज है, समझे। तो एनडीआरएफ, स्टेट का एसडीआरएफ, ओएनजीसी और भी बहुत सारे। देखो मद्रास स्नैपर्स भी आया था वहाँ पे,
ठीक है, और भी बहुत सारे टीम्स आए थे, तो सब मिल के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सीमलेस कोऑर्डिनेशन है। ये तभी संभव हो सकता है जब सब अच्छे से मिल के काम करें एक साथ। आगे देखो स्टूडेंट, तो देखो जो फाइनल टच दिया है वो राइट होल माइनिंग है, राइट होल माइनर्स है, जिसके बारे में तुमको जानना होगा कि आखिर ये राइट होल माइनिंग क्या होता है। मेघालय में होता है ना स्टूडेंट, इससे पहले भी हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। राइट होल माइनिंग ज़्यादातर मेघालय में होता है, क्योंकि देखो राइट होल माइनिंग का मतलब क्या है कि माइनिंग करोगे, ऐसे करोगे, चिसल करोगे ऐसे करके, फिर अंदर जाना, फिर करना, फिर अंदर जाना। जैसे झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ ओपन कास्टिंग होता है, तो सरफेस में माइनिंग हो। देखो अंडरग्राउंड हमारे कंट्री में ज़्यादा माइनिंग नहीं होता, हमारे कंट्री में जो भी होता है वो सरफेस पे माइनिंग हो रहा होता है, और उसका जो थिकनेस है कोल बेड का वो बहुत ज़्यादा है, उसका 50-60 मीटर होगा। बट यहाँ पे ये जो है हमारा, ये मेघालय में जो है वो 3 से लेकर 4 ही फीट है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों? आप देखो एक लेयर है, उसके ऊपर फिर सोइल का लेयर है, फिर नीचे सोइल का लेयर है, तो कुछ भी करोगे तो फिर सोइल के लेयर पे असर पड़ेगा, इसलिए सोइल को आप डिग नहीं कर सकते हो, इसलिए चिसल करके ऐसे काट के फिर अंदर, फिर काट के अंदर, फिर काट के अंदर, और कई लोग का जान भी चला जाता है, इसलिए एनजीटी ने 2014-15 में इसको बंद कर दिया था, समझे। तो देखो यहाँ पे राइट होल माइनिंग प्रिवेलेंट है मेघालय में, स्पेशली वही जंतिया हिल्स में, समझे, चाहे वेस्ट लो चाहे ईस्ट लो तुम, या फिर खासी हिल्स में भी है। हाँ, ये मैनुअली आपको डिग अप करना पड़ता है, छोटे छोटे टनल्स बनाने होते हैं, 3 to 4 फीट का होता है तुम्हारा, और वो अंदर जाते हैं वर्कर्स और मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को। बहुत ही डेंजरस है स्टूडेंट, समझ गए, बहुत डेंजरस है। और जो टूल यूज़ करते हैं बहुत ही प्रिमिटिव टूल है, बहुत पुराना टूल, सब नया टेक्नोलॉजी सब यूज़ नहीं होता है इसमें, समझ गए ना। और देखो जहाँ तक सवाल है कि हाँ, और ये जो देखो दे आर सम इंस्टेंट, हाँ थोड़ा बहुत झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी होता है, मगर वो उतना ज़्यादा नहीं है। मेन जो होता है वो मेघालय में होता है, और इसका कारण क्या है कि मेघालय में जो है तुम्हारा थिनर है, बहुत पतला है, सोइल जो सीम होता है ना, यानी सॉरी कोल सीम, कोल का जो लेयर है वो बहुत पतला है, तो यहाँ पे ओपन कास्टिंग माइनिंग नहीं हो सकता है, ये कारण है। हाँ, इसको रैट होल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गड्ढा, वो टनल बनाना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है, इसलिए रैट होल। आगे देखो, तो रैट होल माइनर्स यूज साइड कटिंग टेक्निक, वही जो मैं बोल रहा हूँ कि साइड कटिंग, इसे काटे फिर अंदर गए, फिर टनल बनाए, फिर अंदर घुसे, समझे, और वो फाइनली कोल सीम के पास पहुँचता है। बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट, समझे ना। और ये जो एक्सपीरियंस गेन किया मेघालय से, ये एक्सपीरियंस कितना काम दिया उसको उत्तराखंड में, क्योंकि देखो मेघालय का जगह टेरेन हो या उत्तराखंड का टेरेन लगभग हिली एरियाज ही है दोनों, हिली एरियाज में काम किए हैं तो फिर हिली एरियाज में काम करना आसान हो जाता है ना दूसरी जगह पे, तो ये भी एक एडवांटेज है। हाँ, जहाँ तक सवाल है राइट होल माइनिंग का, तो एनजीटी ने बैन कर दिया था इसको, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया था 2014 में ही, कहा था कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब आप कोल निकालोगे तो उसके आसपास का जो रिवर सिस्टम है वो पूरा पल्यूट हो जाता है, जब रिवर पल्यूट होगा तो पूरा इन्वायरमेंट ही पल्यूट हो जाएगा, इसलिए इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है राइट होल माइनिंग। और प्लस माइनर्स जो जा रहे हैं अंदर उसको भी प्रॉब्लम, कई लोग तो मर गए, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, तो इसलिए सभी चीज़ को समझते हुए राइट होल माइनिंग बैन किया गया 2014 में। हाँ, ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि ये जो राइट होल माइनिंग बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से करता है, ठीक है। और मेघालय में उसके बावजूद भी देखो 2014 में पूरा इलीगल घोषित करने के बावजूद भी अभी भी अनऑफिशियल तौर पे तो काम चल ही रहा है वहाँ पे। 2018 का आंकड़ा है स्टूडेंट कि 15 राइट होल माइनर्स मर गए दब के उसके अंदर जंतिया हिल्स में, तो 18 में, 14 में बैन हो गया, 18 में ये स्थिति है, तो स्थिति बहुत खराब है इसका मतलब। तो क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द रिस्क असेसमेंट ऑफ द चारधाम महामार्ग परियोजना। ये जो चारधाम जो प्रोजेक्ट है, सवाल तो उठता ही है कि आखिर जानते हो कि चारधाम प्रोजेक्ट कितना 900 किलोमीटर का था। हाँ, 12,000 करोड़ रुपया दिया गया इसके लिए, 2016 में स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। चारधाम में मतलब जो हिंदू का जो 4 पिलग्रिमेज है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सबको जोड़ने का बात था उसमें, सही बात है ना। अब इसमें तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या तो 2 होना चाहिए था या 1 होना चाहिए था। इसमें 53 मोर देन 50 इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के, ताकि बड़ा प्रोसेस को अवॉइड कर सके। तो ये भी तो गलत चीज़ है, वही लिखा गया है कि सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट किया है ये लोगों ने, समझे ना। और जितने भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको भी देखो, सब छोटे छोटे देखो 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बना के
100 किलोमीटर बना के 53 प्लस प्रोजेक्ट बनाया है ये लोग। तो सबसे बड़ा वायलेशन तो ये हुआ स्टूडेंट। और दूसरी बात है कि ये जो टनल है, देखो टनल टूटना बहुत सिंपल बात है। कल परसों ये 2 दिन पहले ही हम देख रहे थे, सरकार ने भी ये जारी किया आंकड़ा कि 20 बार पहले भी कोलैप्स हो चुका है वो। और टनल जब बनता है तो कोलैप्स होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये मत समझना कि बहुत बड़ा चीज़ है। जब टनलिंग बनता है तो कोलैप्स होने का चांस है, मगर 20 बार कोलैप्स हो चुका है अभी तक। तो जब 20 बार कोलैप्स हुआ है तो जो वर्कर जो उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर कितना सेफ्टी नॉर्म से काम किया गया है, ये भी तो एक सवाल है। आप तो ठीक है, आप बोल दे रहे हो कि ऑफिशियल रिपोर्ट की 20 बार कोलैप्स हुआ है, बट व्हाट अबाउट द सेफ्टी नॉर्म्स फॉर द वर्कर्स हु आर एंगेज देयर? सवाल ये भी उठता है। देखो 100 किलोमीटर का एक सेपरेट सेगमेंट बना लिए ताकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से आप बचे रहो, है ना। छोटा छोटा तो वो तो पास हो ही जाएगा 100 किलोमीटर का। तो ये, और दूसरी बात है कि सिस्मिक एक्टिव जोन में है ये सब। अब वहाँ पे रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 4 धाम प्रोजेक्ट बना दिया, पता चला कि कोई गाड़ी जा रहा है, वो गाड़ी लैंड स्लाइड्स आ गया, खत्म हो गया, तो क्या काम का वो? बात समझ रहे हो ना। ये देखो फिगर देखो स्टूडेंट, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ठीक है। और देखो हाँ, पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। कोई पूछ सकता है तुम लोग को कि वैसे ईस्ट जाओगे तो पहला कौन सा आएगा? तो पहला कौन सा आएगा? यमुनोत्री। फिर कौन सा आएगा? गंगोत्री। फिर कौन सा आएगा? केदारनाथ आएगा। फिर कौन सा आएगा? बद्रीनाथ आएगा। और इस प्रोजेक्ट में इसको भी, पिथौरगढ़ को भी जोड़ने का बात था, तो ना वही पिथौरगढ़ से आगे मानसरोवर जुड़ेगा। फिर उसमें बताए थे तुम लोग को, उसमें करंट अफेयर्स में। इंडिया नो डाउट, देखो इसमें कोई शक नहीं है स्टूडेंट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप चाहिए, नहीं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उतना बढ़िया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? जीडीपी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्राउड इन होगा, अच्छी बात है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगा। मैं इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके इकोनॉमी प्रॉस्पर करना वो भी तो अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है द कोर इशू अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट फैक्टरिंग। कितना फ़ायदा होगा? अब तुम बना तो दिए 4 धाम प्रोजेक्ट, पता चला कि हर समय ही वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या काम का वो? और लोगों में दहशत हो जाए कि हम बद्रीनाथ नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या काम का हो फिर प्रोजेक्ट? ये भी तो है, बात समझे। इसलिए प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ यहाँ पे, और ये खतरा बना रहेगा आगे भी, ये जान लेना। तो इसलिए जो एम है 4 धाम प्रोजेक्ट का कि सेफ एसेस ना, आदमी लोग बहुत ही सेफ तरीके से जाए, मगर आप इन्वायरमेंट रिस्क को यदि नज़रअंदाज करते हो तो हो सकता है कि आप जो बाद में आप श्रद्धालु का, जो पिलग्रिमेज वाले लोग का आप जान आप खतरे में रख दो। तो इसलिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ठीक से होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट बनाए और ये प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया से हैंडल कर सकता है ये रिलीफ, ये टोपोग्राफी, समझे। दैट्स इट, कंप्लीट। दूसरा देखो 431 मल्टीपोलर डिसऑर्डर एंड टूथलेस यूनाइटेड नेशंस, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये हिंदू पेपर में आया था 28 नवंबर को। तो देखो मामला क्या है। इनकम्पिटेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब इनकैपेबिलिटी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का इनकैपेबिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट ऑर्डर किसको बोला जा रहा है? यूनाइटेड नेशंस को बोला जा रहा है, और किसको बोला जाएगा? मतलब यूनाइटेड नेशन बहुत टूथलेस हो गया। अब बताओ, यूनाइटेड नेशंस बनाया इसलिए गया था कि ताकि तुम्हारा 3rd वर्ल्ड वार ना हो, नहीं युद्ध ना हो, पूरा दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए ना बनाया गया था। वो हो क्या रहा है देखो। तो ये जिस हिसाब से हमारा हाईएस्ट ऑर्डर फेल किया है, ये हमें ये दिखाता कि जियो पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस है, यानी कि ठीक से संभाल नहीं पा रहा है यूनाइटेड नेशंस अभी के जो ऑर्डर है वर्ल्ड का। इसलिए मल्टीपोलर डिसऑर्डर है ये, ऑर्डर नहीं है, मल्टीपोलर डिसऑर्डर है ये। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? लॉलेसनेस सिचुएशन, कोई भी कंट्री किसी को भी जाकर अटैक कर ले रहा है। यदि हम कहेंगे कि हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, इसका मतलब लॉलेसनेस है, कहीं लॉ नहीं है, कहीं पे भी दंगा फसाद हो रहा है, कोई डर नहीं है पुलिस का कुछ भी, तो लॉलेसनेस सिचुएशन हुआ ना। वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। यदि वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है तो इसमें जो सबसे पहला जो जिम्मेदार है वो यूनाइटेड नेशंस। देखो तो वही बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि अभी जो देख रहे हो ये 25 साल 2000 से लेके अभी तक का, ठीक है, ये दिखाता है कि हाईएस्ट ऑर्डर पूरा बर्बाद हो गया है, चौपट हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री है, रसा है,
चाइना है जो जानता ही मानता ही नहीं यूनाइटेड नेशंस को। देखो ना पीसीए का वर्डिक्ट आया साउथ चाइना सी में, चाइना क्या बोला, आई डोंट केयर। तो आपको वर्ल्ड ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। रसा देखो, रसा को इतना फर्क पड़ता तो यूक्रेन पे अटैक ही नहीं करता वो। इजराइल को इतना फर्क पड़ता तो हमास पे अटैक ही नहीं करता। कोई मतलब ही नहीं, यूनाइटेड नेशन अपने जगह पे है। और वो तो हद हो गया कि यूनाइटेड नेशंस का जो अध्यक्ष था उसको भी बोला कि इजराइल हम आने नहीं देंगे, बोला था ना, कमेंट किया। तो व्हाट इज दिस, इसका मतलब कुछ नहीं समझता है। देखो वही बोला है, यूरोप हो, एशिया, अफ्रीका हो, देखो ये पूरा परमानेंट डिसोनेंस के फॉर्म में, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग को, जाए भाड़ में जाए यूनाइटेड नेशंस, ये वाला एटीट्यूड से चल रहा है लोग। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अपना ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब देखो ना यहाँ पे देखो अर्जेंटीना का क्या स्थिति है, हाइपर इन्फ्लेशन आया कि नहीं आया अर्जेंटीना में, तो और बहुत सारे देखो पाकिस्तान में क्या हालत है, श्रीलंका में क्या हालत है। तो बहुत सारा कंट्री अपने प्रॉब्लम से ही फेस कर रहा है, अपने प्रॉब्लम से ही जूझ रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर है, कोई कंट्री किसी का नहीं सुन रहा। यूनाइटेड नेशंस तो पूरा टूथलेस हो चुका है, लॉलेसनेस सिचुएशन है। अब तुम खुद देखो यहाँ पे कि कैसे 2000 के बाद क्या क्या घटना घटा है। देयर इज नो ऑर्डर, एंड जब ऑर्डर नहीं होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो क्योस तो पूरा दुनिया में देखेगा। तुम खुद देखो, अब पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान बाबू कितना बेकार कंट्री है। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के साथ भी गया और शेल्टर भी दिया अलकायदा को। ओसामा बिन लादेन को अपना घर में बैठाया ना, वो कितना डूबियस स्टैंडर्ड है उसका टेररिज्म को लेकर। तो देखो वही बोल रहा है कि टेररिज्म, देखो एक टेररिज्म को एक नया दशा मिला कब, जब उसने ट्विन टावर पे अटैक किया था, अलकायदा किया था ना अटैक। उसके बाद पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया कि टेररिज्म भी कुछ चीज़ होता है। उसके बाद देखो सीरिया में, जिस हिसाब से सीरिया में आईसिस जो पनपा, ठीक है सीरिया में ख़त्म कर दिया, मगर उसका जो ब्रांचेस है तो वो तो अलग अलग लेवल पर अफ्रीका में जाकर सेटल हो गया। जो सब सारण पट्टी है, जानते हो साहिल रीजन, वहाँ तो पूरा बोको हराम सब पूरा एक्टिव है ना, पूरा एक्टिव है। देखो लश्कर तोयबा, देखो जो हमारा मुंबई अटैक हुआ तो लश्कर तोयबा ही था, तुम्हारा पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बोको हराम अभी भी तुम्हारा दुनिया का अलग अलग कोना में, स्पेशली अफ्रीका में अभी भी एक्टिव है। हाँ फलस्तीन देखो, अब बताओ फलस्तीन, ये हमास वाला इतना छोटा कीड़ा मकोड़ा हुआ अटैक कर दे इजराइल को, इजराइल भी फेल कर गया। इजराइल तो बहुत गाना गा रहा था अपना कि हमको अटैक करके दिखाओ, हम दिखाएंगे हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, सब ठप पड़ गया उसका। तो ऐसे भी हमास को तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित किया है बहुत सारा कंट्री, वेस्टर्न पावर, जानते हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ही जेनोसाइड वाला फीलिंग्स है। तो ये सब घटना घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट। देयर अपेयर्स टू बी नो एंड इन साइट टू द चैलेंज, यानी कि जो चैलेंजेस अभी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसा कुछ दिख रहा है। आगे देखो, अटैक ऑन यूक्रेन बाय रशिया इस कंटिन्यू, बताओ 1.5 साल से लगभग अभी भी अटैक चल ही रहा है, तो कोई सीज फायर ही नहीं हुआ, कोई बेनामी नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस बाबू क्या काम का है, यूनाइटेड नेशन क्या काम का है कि 1.5 साल। और इसमें जो रशिया अटैक किया यूक्रेन पे, उसका पूरा दुनिया पे क्या असर पड़ा है ना, बहुत नेगेटिव असर पड़ा कि नहीं पड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स में, ये बताओ ना। ना ही रशिया ना ही यूक्रेन ने इसको पॉज कर पाया, देखो। और उसके बाद देखो विथ ईच मंथ, हर एक मंथ ही नए नए चीज़ आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं कि अब रेजुलेशन हो, कुछ नहीं होने वाला। टेरर अटैक बाय हमास ऑन इजराइल, देखो ये भी तुमको साफ साफ दिखता है। अब उधर वेस्ट ने पूरा सपोर्ट कर दिया किसको, इजराइल को, और उसके बाद अलग थलग पड़ गया मिडल ईस्ट, तो वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। 2 भाग में डिवाइड हो गया यहाँ पे। और जहाँ तक फलस्तीन का जो इशू था 2 स्टेट, वो भी बैक बर्नर में चला गया था ना, 2 स्टेट नेशंस थ्योरी का, 2 सेपरेट, हाँ फलस्तीन और इजराइल के लिए, सब बैक बर्नर में चला गया वो स्टडी। आप देखो उसका यूएसए और चाइना एक दूसरे को कम्पीट करने में लगा हुआ है। यूएसए को लगता है कि हमारा अपर हैंड है, क्यों, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया, टेक्नोलॉजी नहीं देगा वो, नहीं ना, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी देने वाला था ना वो, चिप से रिलेटेड। तो उसको लग रहा है कि यूएस हम नहीं देंगे तो ये चाइना को इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर यूएस को पता होना चाहिए कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, 21 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, और यूएस से तुम्हारा 25 का है, तो यूएस के बाद तो चाइना ही आता है। तो भले ही यूएस को लगता हो कि हमारा अपर हैंड है, मगर रियलिटी में जानते हो ऐसा नहीं है। रियलिटी में चाइना भी बहुत आगे निकल गया है। और चाइना देखो, चाइना भी वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करना चाहता है। वो कहता है कि हमको WTO का बात नहीं मानना है, हमें हाँ क्योंकि देखो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सब में पावर पूरा डोमिनेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स। वेस्टर्न पावर पूरा है ना वहाँ पे कंट्रोल, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, पूरा वेस्टर्न पावर पूरा डोमिनेट करता है। स्पेशली WTO में तो चलो ठीक है, दोनों कंट्री का, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री दोनों का एस्पिरेशन रहता है, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड है वो। मैं यहाँ देखो वाशिंगटन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वहाँ तो वेस्टर्न पावर बहुत कंट्रोल करता है, और उसमें स्पेशली यूनाइटेड स्टेट। ये लोग नहीं मानता, बोलता है कि हमारा अपना बैंक होगा, हम नहीं मानेंगे आपके बात को। तो चाइना भी कम थोड़ी है। देखो ये किया है, चेकमेट किया US डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को। और देखो जिस हिसाब से हेजेमोनी डॉलर का रहा था, तो उस हेजेमोनी से भी तो हटना चाह रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला के चाइना कहाँ से कहाँ जोड़ दिया चीज़ों को, नहीं। तो रिस्क अंदर टेक्नोलॉजी फ्रंट गैलर, तो जो रिस्क है तुम्हारा टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे भी देखो अब क्या क्या प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, समस्या डिजिटल अनसर्टेनिटी है। देखो कहीं पे भी साइबर क्राइम हो जाएगा। डीप फेक है, डीप फेक जानते हो ना वीडियो, हम नहीं बोले, मगर हमारे से रिलेटेड आवाज़ वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वीडियो लीक कर दिए। और जानते हो अभी क्या क्या हुआ है रिसेंट टाइम में। तो ये सभी प्रॉब्लम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव यूज़ होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो कि बहुत तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मिलिट्री सिक्योरिटी। उसका देखो साइबर थ्रेट बहुत कॉमन हो चुका है, नहीं। साइबर थ्रेट देखो ना तुम कितना हुआ है, डिजिटल ट्रैकर देखो 5.5 ट्रिलियन साइबर अटैक्स हुआ वर्ल्ड वाइड 2021 में। तो और ऊपर देखो रैंसम हो रहा है। रैंसम मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम पे ही अटैक कर देना। कंप्यूटर सिस्टम अटैक हुआ, डेटा ले लेगा, पैसा वैसा चुरा लेगा। फिशिंग होना, फिशिंग मतलब आपका जैसे तुम जाते हो ना ATM डालते हो ना कार्ड, तो पैसा निकलता है, उस समय देखो कोई चालाक आदमी पीछे बैठा रहेगा तो वो क्या कॉपी कर लेगा आपका ATM कार्ड, उसी को फिशिंग कहते हैं। डेटा को कॉपी करना, डिसॉल्व फिशिंग। तो देखो ये रैंसम अटैक हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, ठीक है। 0 डे सिंड्रोम हो रहा है। 0 डे सिंड्रोम का मतलब ये कि सॉफ्टवेयर जो हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर से पहले बीच में कोई आके उस चीज़ को लेके चला गया। बात समझे? तो यानी कि अटैकर जल्दी पकड़ लेता है, अटैक कर देगा, आपका हैंग हो जाता है, ले लेगा। देखो साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर, तो पूरा दुनिया को ये दहशत दे रहा है। और जानते हो कि फ्यूचर वार बाबू अब कोई भाला उला से नहीं होने वाला है। जो भी होगा, जो कंट्री साइबर फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा वो आगे निकल जाएगा। हाँ बैठ के बताओ, कंट्री दूसरा कंट्री में हाँ बैठा हुआ है कहीं पे और अटैक हो रहा है कहीं पे, तो ज़माना ही वही है। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। देखो दूसरा रिस्क क्या है, हेल्थ को लेके। अभी दुनिया कितना प्रॉब्लम फेस किया कोविड-19 की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। तो ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम है। तो कहाँ यूनाइटेड नेशन कुछ कर पाया है, बताओ जरा हमको। एक तो कितना WTO में कितना मुश्किल से वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर दिया है उसने, तो वो भी तो डेवलप कंट्री मान ही नहीं रहा था। तो कहाँ ग्लोबल ऑर्डर रहा, सब पूरा ग्लोबल डिसऑर्डर चल रहा है, मल्टीपोलर डिसऑर्डर चल रहा है स्टूडेंट, वही बताया गया और कुछ नहीं। समझ गया ना, खत्म। आगे देखो 432 अपेक्स कोर्ट डिलीविंग इनटू फ्रिविलियस मैटर इज एट स्टार्क रियलिटी। बताओ हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर को देख रहा है जो कि फ्रिविलियस है, जो खास नहीं है। तो अब खास नहीं है तो बेकार में समय बर्बाद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। हाँ ये देखो GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal association and their role in the polity। ये भी हिंदू पेपर में आया था 28 नवंबर को। तो देखो यहाँ पे देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज लाना जरूरी है वहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट को कितना बर्डन दोगे यार। सुप्रीम कोर्ट का काम होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे लीगलिटी चेक करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना, कि कोई भी एक्ट बनाया, कोई भी पार्लियामेंट कोई भी एक्ट लाया, वो संविधान के दायरे में है कि नहीं है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट को ही काम करना पड़ेगा। यदि प्रेसिडेंट कोई एडवाइस मांग रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। जानते हो सुप्रीम कोर्ट का 3 ज्यूरिसडिक्शन है जो संविधान में दिया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, याद है तुम लोग को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 132 या 136 में है। वहाँ ये बताया कि कोई भी ट्राइब्यूनल आप फैसला देगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप याचिका वो कर सकते रख सकते हो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वो एपेलेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो भी फेडरल इश्यूज़, कोई भी फेडरल इशू होगा तो सुलझाने काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ही है। फेडरल इशू मतलब क्या कि एक राज्य और तुम्हारे केंद्र में लड़ाई हो गया, एक राज्य और दूसरे राज्य में लड़ाई हो गया, तो ये मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। उसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट का मतलब क्या है कि कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल फैसला सुनाए तो कहाँ पे जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि यदि प्रेसिडेंट कोई सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। समझ गए ना? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट देखो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में भी काम करता है। सही बात है ना? वो
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए कि जो भी लॉ पास हुआ वो संविधान के दायरे में पास हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एट द सेम टाइम वो कोर्ट ऑफ अपील के रूप में भी काम करता है। आप डायरेक्ट जा सकते हो ना, यदि फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ किसी भी सिटीजन का, वो डायरेक्ट तुम जा सकते हो वहाँ पे। जानते हो कोर्ट में अलग अलग बेंचेस अलग अलग साइज के हैं, और ये जो बेंच जो डिसाइड करने वाले जो होते हैं और कोई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। रोस्टर मतलब लिस्ट, और उसका लिस्ट क्या बनेगा, कितने बेंच पे कितने लोग बैठेंगे, वो डिसाइड करने वाला और कोई नहीं, चीफ जस्टिस होते हैं। अभी चीफ जस्टिस भारत के कौन है? डॉक्टर चंद्रचूड़, समझ रहे हो ना? तो मास्टर ऑफ रोस्टर, इस चीज़ को लेकर 3-4 साल पहले बहुत बड़ा विवाद हुआ था। हमारे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज वो बाहर निकल गए थे मीडिया के सामने में, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे वो थोड़ा सा अनफेयर कर रहे थे, और वो इस पावर को निगेटिवली यूज़ कर रहे थे, मास्टर ऑफ रोस्टर को। समझ गए ना? देखो, तो वेरियस एस्पेक्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ, देखो सुप्रीम कोर्ट किस तरह काम करता है। देखो, जानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बनता है, स्टूडेंट बढ़िया सुनना कान खोल के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बनता है ताकि लीगलिटी चेक किया जा सके। कोई भी एक्ट बना है पार्लियामेंट से या स्टेट से, राज्य से, क्या वो संविधान के दायरे में बना है या नहीं बना है, उस चीज़ को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है। जितना बड़ा मैटर उतना बड़ा बेंच बड़ा होगा, मिनिमम 5 होना चाहिए। देखो हमेशा ऑड नंबर में रहेगा, ये जानबूझ के ऑड नंबर में रहता है, या 3-2 का फैसला हो इस तरह, इसलिए 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, समझ गए, और एंड सो ऑन, इस तरह बनता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 145 क्लॉज 3, ये पूरा संविधान में लिखा गया, ये पूरा देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं। अब कभी भी देखो, जैसे आर्टिकल 143, बढ़िया समझना, आर्टिकल 143 का बोल रहा हूँ। आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या है कि यदि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस मांगे किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय का जो बेंच होना चाहिए, कम से कम 5 आदमी का बेंच होना चाहिए, 5 जज का बेंच होना चाहिए। बात समझे? और ऐसे तो प्रेसिडेंट फालतू का नहीं मांगेगा। फालतू प्रेसिडेंट यदि कोई भी एडवाइस मांगना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट से, वो तभी मांगना चाहेगा जब वहाँ पे लीगलिटी इन्वॉल्व हो या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो, तो वो ना नहीं कर सकता है, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट देना पड़ेगा। तो यही एडवाइजरी जुडिशन के अंदर आता है आर्टिकल 143। देखो सुप्रीम कोर्ट, देखो केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर हेयर बाय डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस, या तो सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस है वो तो 2 जज का हो सकता है, या फिर तुम्हारा 3 जज का भी हो सकता है, और अलग अलग टॉपिक, कोई भी विषय में 2 बेंच का बन सकता है, 2 से अधिक बेंच का बन सकता है। मगर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करना हो तो हमेशा 5 से ज़्यादा बनेगा। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना हो एज पर आर्टिकल 143, तो उसमें 5 बेंच का बनेगा मिनिमम। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब देखो रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में बहुत कुछ आता है, तो सुप्रीम कोर्ट देखो फ्रिवलियस पब्लिक इंटरेस्ट को लिटिगेशन को भी लेता है। और ये जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं है ही नहीं। ये इनोवेशन है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम का, क्योंकि बाहर चलता था इसलिए यहाँ पे भी आना शुरू हो गया, इंडिया में भी। यानी कि PIL का मतलब क्या है कि जो ही नहीं कि जो आदमी को दिक्कत हुआ वही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम भी किसी आदमी के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं, डेट्स कॉल्ड PIL, एट लार्जर इंटरेस्ट हम भी जाके कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद इनोवेशन है, समझे ना? जैसे अब देखो तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट, कैसा कैसा केस पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच रहा है कि कुछ पैसेज कुरान का हट जाना चाहिए, कुरान से। अब बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। दूसरा क्या है कि प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहा है। बताओ, सुप्रीम कोर्ट यदि इधर फोकस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास फोकस करने के लिए कितना कुछ है। ये तो सब प्रिविलेज मैटर न हुआ जी, समझ रहे हो ना? इससे बड़ा ये कुछ नहीं है, इससे बड़ा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ। देखो ना, 2020 में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो केंद्र ने किया वो उचित तरीके से किया है कि नहीं किया है। 2020 अभी कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, 3 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। आधार एक्ट को बनने में 5 से 6 साल लगा था, तो सबरीमाला वाला केस पेंडिंग ही में है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस आए थे उनके टाइम में तो एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेयरिंग ही नहीं हुआ, और डॉक्टर चंद्रचूड़ भी हेयर कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं अच्छे से। डॉक्टर चंद्रचूड़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखो अभी तक लगभग 80,000 पेंडिंग केसेस है 34 जजेस का। अभी कितने के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है? 34 जजेस है, 80,000 केसेस है स्टूडेंट यहाँ पे देखो। तो सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री क्या रहा जानते हो? पढ़े हो बच्चे लोग, पढ़े हो ना ब्रिटिश वाला? देखो कॉलोनियल टाइम में 3 सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, बढ़िया सुना, 3 सुप्रीम कोर्ट, मुंबई सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एंड मद्रास सुप्रीम कोर्ट।
फिर इसको हाई कोर्ट में बदला गया। 1861 में एक एक्ट आया, इसको बोलते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। ये बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का नोमेनक्लेचर बदल दिया और कहा गया कि मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। पहले सब सुप्रीम कोर्ट था, समझे? तो बदल दिया नाम। अब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो वहाँ पे तुम्हारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। फेडरल कोर्ट मतलब जो फेडरल इश्यूज को देखे, बात समझे ना। और सुप्रीम कोर्ट जो अभी का जो सुप्रीम कोर्ट देखते हो, ये संविधान लागू होने के, ठीक है ना, कितना दिन बाद, 2 दिन बाद बना है। हमारा 26 तारीख हुआ था ना संविधान लागू। देखो संविधान लागू के आसपास कुछ कुछ दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संविधान लागू होने से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, हाँ 25 तारीख, और संविधान लागू होने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वही आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट बना है, समझे? अब देखो आर्टिकल 130 भी है आपके पास, आर्टिकल 130 भी है। देखो इट केम इनटू बीइंग इन दिल्ली एज अ रिजल्ट ऑफ, देखो आर्टिकल 130 क्या कहता है? आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट विद द हेल्प ऑफ, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वो अपना जगह कहीं पे भी बदल सकता है। जो ये नहीं कि दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली से बाहर भी जाना चाहता है तो जा सकता है, वो आर्टिकल 130 में प्रोविजन से। पर उसके लिए प्रेसिडेंट से उसको परमिशन लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। शुरू में देखो स्टूडेंट, द फर्स्ट कोर्ट इंक्लूडेड 8 जजेस। हमारे कितने जजेस थे शुरू में? 8 जजेस थे, चीफ जस्टिस को मिला के। और अभी देखो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 34 हो गया, समझ गए ना। हाँ देखो हाईली ओवरबर्डन कोर्ट, बताओ कितना ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अभी जैसे पता 80,000 केसेस पेंडिंग है। तो देखो अभी यहाँ खुद देखो तुम बच्चे लोग, टुडे सुप्रीम कोर्ट इश्यूज अराउंड 8 to 10 डिसीजन ईच ईयर। बताओ टू द काउंसिल बेंच ऑफ द, यानी कि एक साल में, सोचो अच्छे सुनना, एफिशिएंसी कितना है सुप्रीम कोर्ट का? एक साल में 8 से लेके 10 जजमेंट पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वाला इश्यूज पे। हाँ तो तब हो गया स्टूडेंट की अभी फिलहाल 2022 में केवल 4 ही पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से। कितना औसत है? 8 से 10 डिसीजन होता है, 8 से 10 जजमेंट होता है। हमारे 2022 का जो लेटेस्ट देखोगे उसमें केवल 4 ही कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पास हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाला जो पास है, वो लगभग 1200 डिसीजन में देखो। तो ये अपने आप में स्ट्राइक रेट बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट तो वही अपना फेडरल कोर्ट के रूप में काम करती है। सेंटर और स्टेट्स का जो प्रॉब्लम या 2 स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब काम कर रही है। एनी पर्सन कैन इमीडिएटली पिटिशन, देखो कोई भी आदमी चल जाता है, यदि उसका बेसिक राइट्स हनन हुआ, फंडामेंटल राइट्स, कोई भी दौड़ के चला जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि ये सब बात नीचे ही खत्म हो जाना चाहिए और बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन है। सुप्रीम कोर्ट को देखो लीगल, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखना होना चाहिए, समझे ना। इसलिए जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि अलग अलग बेंच बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच पूरा इंडिया में भी हो सकता है, अलग अलग कर दो उसको। और ज़्यादातर जो केस आता है उसके आसपास का ही कोर्ट से आ रहा होता है। देखो केरल हाई कोर्ट से केस नहीं जाता है दिल्ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। पता चला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आ गया, पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट से आ गया, उसके आसपास वाले कोर्ट से बहुत ज़्यादा आता है। तो उसका डिवीजन बना दो, उसका बेंच बना दो, ऐसे भी बेंच बना ही सकते हो आप, समझे। तो वही देखो, वही लिखा है कि मोस्टली केस एमिनेट फ्रॉम नियर बाय हाई कोर्ट। देखो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आता है ज़्यादातर केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आता है, दिल्ली हाई कोर्ट से आता है, ज़्यादातर यही कोर्ट सब आता है। और जो नीचे नीचे है, हाँ मद्रास हाई कोर्ट हो गया, ये वाला मैसूर वाला हो गया, वहाँ से बहुत कम आता है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है? देखो 10th लॉ कमीशन 1984 में उसने कहा कि आप डिविजन्स कर दो, सुप्रीम कोर्ट का ना 2 डिविजन्स कर दो। एक कहो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखेगा और एक लीगल डिवीजन देखेगा, ज़्यादा बेटर है ना। एक लीगलिटी देखेगा बाकी चीज़ को, और एक कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, तो 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। और सिमिलर प्रपोजल 11th लॉ कमीशन ने भी दिया है, बोला कि बिल्कुल ये सही है, इसी तरह करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब एक तुम्हारा 1986 में ये बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी जब बना था, तो उस समय भी यही बात कहा गया कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए स्पेशल लीव पिटिशंस को लेने के लिए। बात समझे? हाँ देखो लॉ कमीशन रिपोर्ट जो 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उसमें भी कुछ ऐसा ही बोला गया कि रीजनल बेंचेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। एक दिल्ली में होना चाहिए, चेन्नई में होना चाहिए, हैदराबाद में जो मेन सिटी है वहाँ पे होना चाहिए, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को ले उठाए, उसको डील करे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को भी देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को भी देखे तो उतना टाइम नहीं है। देखो ना स्ट्राइक रेट कितना गंदा है सुप्रीम कोर्ट का। तो आगे देखो, हैंस वी अर्जेंटली नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसलिए हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता है, हमें काम करना पड़ेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट करना होगा, अलग अलग परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अलग बनाना होगा, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील को अलग करना होगा, समझ गए ना।
इसका जो भी पावर है उसको अलग अलग करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था उसने भी ये चीज़ को रखा कि यस, कोशिश यही होना चाहिए कि जो सिटीजन का बेसिक राइट्स है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही बात खत्म हो जाए। इस तरह का कोई मैकेनिज्म डिजाइन होना चाहिए। एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द स्ट्रक्चर, और जो भी अभी हमारे चीफ जस्टिस है उनके अंतर्गत जो भी गैप है, स्ट्रक्चरल गैप है जुडिशरी में, वो पूरा फिलअप हो जाना चाहिए। और कोशिश होना चाहिए कि जितने ज़्यादा रीजनल बेंचेस आए, रीजनल बेंच होगा तो बाकी भी जो लोग सब है वो बेंच पे पहुंच सके। दैट्स इट, कंप्लीट।